नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक ऐसे प्रोग्राम में जो प्रोग्राम पूरे भारत को एलआईसी के 14 लाख एडवाइजर और सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एडवाइजर को मोटिवेशन की खान देने वाला है। इस प्रोग्राम का नाम है सक्सेस पे चर्चा। और आज आज के दिन हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्याम वानी जी है। श्याम वानी सर जो है वो ठाणे से बिलोंग करते हैं, मुंबई के पास, और वो ये बिजनेस लगभग 8 सालों से कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने अपना एजेंसी लिया। इससे पहले वो रिटायर हो गए एक बिजनेस एक जॉब से, उसके बाद उन्होंने ये बिजनेस करना स्टार्ट किया। और इस बिजनेस में आने के बाद पिछले साल उन्होंने एमडीआरटी पूरा किया। पिछले साल का ग्रॉस इनकम लगभग 15 लाख रुपए से ज्यादा रहा। उन्होंने अपना एमडीआरटी केवल 29 पॉलिसी में किया। 3-3 लाख रुपया प्रीमियम की लगभग उन्होंने 6 से ज्यादा पॉलिसी बेचा। ये बहुत सारे अलग अलग सोच उनसे हम सीखने वाले। सबसे मजे की बात है कि उनकी अभी की करंट एज 69 है। एट द एज ऑफ 69 ऑल्सो वो इतने एक्साइटेड है अपने बिजनेस को लेके। भारत के 140 करोड़ लोगों को एजुकेट करने के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से वो फाइनेंशियल लिटरेट करना चाहते हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे। श्याम वानी जी, मैं आपका वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सक्सेस पे चर्चा। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आई एम वेरी मच, बहुत अच्छा हूँ मैं। और आपने मुझे ये चांस दिया चर्चा करने के लिए, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। श्याम जी, हमारे दर्शकों को पहले हम बताना चाहेंगे, आप थोड़ा बताइए कि आपके पिछले 10 साल कैसे थे, यानी कि आप रिटायर कब हुए और रिटायरमेंट के बाद आपको ये इंश्योरेंस बिजनेस में आने का सोच कैसे आया, शुरुआती के दौर कैसे रहे, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बताइए। सर एक्चुअली 2014 में मैं 31 में 2014 में मैं रिटायर हो गया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से, एमटीएनएल कहते हैं जी। और वहाँ एज आई वाज ऑफिसर। ओके। और जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है वो ही मेरे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर दिया। तो बोले अभी वानी साहब आप क्या करेंगे? तो बोले सर मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, बट मेरा खुद का एक ऑफिस है, 220 स्क्वायर फीट का, एक अच्छा लोकेलिटी में ऑफिस है। तो वो मेरे साथ आए ऑफिस देखने के लिए। उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दिया और बोले हम लोग एलआईसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो फ्री हूँ। और उन्होंने फिर मेरे से फॉर्म वगैरह भर के हमने फिर 2 अगस्त 2016 में हमने मेरा ऑफिस ओपनिंग कर दिया सर। ग्रेट। उसके बाद लगातार मैंने काम करना चालू किया, लेकिन 2-3 साल मुझे सक्सेस नहीं मिला। पॉलिसीज होती रही, लेकिन जो टारगेट अचीव करना था वो तो ज्यादा ये नहीं होता था। ट्रेनिंग भी मैं कंप्लीट करते रहा। उसके बाद कोरोना पीरियड में 1-1.5 साल थोड़ा सा हमारा ऐसा ही निकल गया। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया अभी कि एमडीआरटी करना है ना सर, तो एमडीआरटी इज द अचीवमेंट। वो अपने एक लाइफ का बहुत ये होता है, सक्सेस मंत्र होता है। जब तक आप एमडीआरटी करते नहीं तो एक रिकॉग्नाइजेशन होता है एलआईसी में ऐसे। और मैंने लास्ट ईयर में एमडीआरटी करने के बाद मेरे ब्रांच में आई वाज द ओनली पर्सन दोज हु आर कंप्लीटेड 69 इयर्स, और उस पीरियड में मैंने मेरा एमडीआरटी कंप्लीट किया था। क्या तो बात है। बहुत लोगों ने तारीफ कर दिया सर उधर। और उनको एक मोटिवेशनल मिला मेरे तरफ से कि ये आदमी कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 69 एज में एक्चुअली ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप इस उम्र में भी जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप नई चीज सीखने के लिए रेडी है। कुछ नया टेक्नोलॉजी हम आपको सिखा रहे हैं, आप वो सीखने के लिए रेडी है। अभी आप थाने में बैठे अपने घर में, मैं अपने घर में बैठा हूं नासिक में, लेकिन हम इंटरनेट के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने का जो आपने एक प्रण ले लिया, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की पहली इनिंग आपने एमटीएनएल में एज अ जॉब किया, और मेरे ख्याल से 60 साल की उम्र में आपने रिटायर हुए, ठीक है? या। तो उसके बाद ये जो सेकेंड इनिंग है, जिसके अंदर पहले 2-4 साल तो आपको थोड़ा तकलीफ हुआ या फिर काम करने का उतना रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, आपने बताया। लेकिन जैसे जैसे आप इसको सीखते रहे, और पिछला साल जब आपने रियली बहुत अच्छा काम किया, एमडीआरटी पूरा किया 29 पॉलिसी में, तो ये एक प्रकार की आग, एक प्रकार का मेहनत, एक प्रकार की लगन जो आप में पिछले साल में आपने देखा, और जिसका फायदा आपको तो हुआ ही हुआ, आपके ब्रांच को भी हुआ, परिवार को हुआ, कस्टमर्स को हुआ। तो मैं वो फायर के बारे में जानना चाहता हूं। ऐसी कौन सी आग आपके मन में जाग चुकी थी कि इस साल मेरे को एमडीआरटी करना ही है, और आपने कर डाला? तो थोड़ा सा मेरे को वो सोच के बारे में बताइए, क्योंकि ये ऐसा अचानक तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो आपके मन में सोच आई होगी कि मुझे करना है। तो ये डिजायर कैसे आया और कैसे आपने इसको पूरा किया? सर जनवरी 2023 में मैंने जब
डिसाइड किया था, क्योंकि उससे पहले 1 लाख से मेरा एमडीआरटी चुक गया था। अच्छा। 22 का एमडीआरटी 1 लाख कमीशन से मेरा एमडीआरटी चुक गया था एक्चुअली। आई वाज ट्राइंग एक्चुअली 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे चाहे वैसे सक्सेस नहीं मिल रहा था। ओके। लेकिन मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी मुझे मदद कर रहे थे, बोल रहे थे हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे और छोटा धीरे धीरे करते रहेंगे ना तो अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा जनवरी फरवरी मार्च में मेरा कम से कम 2-2.5 लाख का प्रीमियम कमीशन जमा हुआ था मेरा 2023 में, ऐसा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू काम करने लगे, ऐसा है। तो एक ग्रुप मुझे मेरे रिलेशन में एक ग्रुप मुझे ऐसा मिला मुझे, तो मुझे 9 पॉलिसीज एक ही घर से 9 पॉलिसी मिली। अच्छा। और वो पॉलिसी से मुझे बहुत अच्छा मदद मिला कि वो मेरे लाइफ पर टर्न अप हो गया। उससे फिर मैं पीछे मैं बोला अभी मैं नजदीक पहुंच गया हूँ, तो अभी पीछे हटने गए नहीं है फिर जी। ऐसा है। तो फिर मैं करते रहा। दिवाली के बाद फिर एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला मुझे, दैट वो लड़का एक्चुअली इंफोसिस में काम कर रहा था और मेरे रिलेशन में था। तो उन्होंने बोला मामा मुझे एक बार आके मिल लीजिए। तो मैं पुणे में जाके उनका इंटरव्यू वगैरह ले लिया, सब कुछ ले लिया, पेपर ले लिए, फिर वो तैयार हुआ। उनका एक्चुअली पैकेज था 15 लाख रुपए। तो मैं उनको फिर एक्चुअली 1.25 लाख का मैंने उनके पास से सम एश्योर्ड लिए, प्रीमियम लिया था मैंने उसका। करेक्ट। पहला प्रीमियम उसका। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मदद हो गई, मुझे मेरा टारगेट अचीव करने में सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम एक ऐसी जगह जॉब किया जहां पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलता था, जैसे आपने जॉब किया वहां पे एमटीएन मिला, अच्छा आपका वहां पे काम था। अब आप एक ऐसे सेक्टर में जहां पे फिक्स सैलरी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज अपॉर्चुनिटी है कि जब जितना मेहनत करना चाहें, जितना पैसा कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। और आपने पिछले साल 15 लाख रुपया कमाया। मुझे पूरी गारंटी है कि ये जो आपने अचीवमेंट किया, इसका आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट तो हुआ है, प्लस एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि 69 एज में भी आप कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन एक बिजनेसमैन जैसी सोच जो आप में अभी आ गई है, ये सोच का आप मैं उस एंगल से ये पूछना चाह रहा हूं कि भारत में ऐसे काफी सारे लोग हो सकते हैं कि जो रिटायर हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब से या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से। रिटायरमेंट के बाद उनके सामने सवाल है कि मैं क्या करूं। और मैं तो आपके माध्यम से आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका नाम क्या है? अभय पाटिल, मिस्टर अभय पाटिल। अभय पाटिल जी। अभय पाटिल जी। तो अभय पाटिल जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये सोच आपके मन में विचार आया कि श्याम वानी जी जो रिटायर हो चुके थे, मेरे ख्याल से आपके पास ही रहते हैं या फिर आपके नियर डियर में मित्र भी है, बहुत मित्र है, और हम लोग 24-25 ईयर से साथ में एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते थे। अच्छा, तो ये आपके फैमिली फ्रेंड है। एक ही साथ में रहते सर। ओके, लेकिन ये उनके मन में विचार आना और उस विचार को एग्जीक्यूशन तक लेके जाना, और वहां तक ही नहीं, आपको वहां से लेके एमडीआरटी तक एक गाइडेंस करना। तो मेरा सवाल आपसे पहले तो यह है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे भारत में एलआईसी में इतने सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर है, और कहीं ना कहीं बहुत हार्डवर्क से एक एक बोलते हैं ना कि एक जौहरी को पता होता है कि खरा सिक्का क्या, खोटा सिक्का क्या, खरा डायमंड क्या है ना, जौहरी को पता होता है। तो कैसे उन्होंने आपके अंदर एक हुनर को देखा और आपको इस प्लेटफॉर्म तक लेके आए। एक अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर का ये जो हुनर होता है एक एडवाइजर को डेवलप करने का, आपके एमडीआरटी में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सपोर्ट, उनका मार्गदर्शन कैसे रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर जी, वैसा देखा जाएगा तो डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे इतने होनहार है कि हमारा हर महीने में हमारा एक मीटिंग होता है, और हम उन्होंने जो अच्छा काम करने वाले उनका एक ग्रुप इस्टेब्लिश किया था। हम लोग हर फ्राइडे हम लोग मिलते थे। एक एडवाइजर के ऑफिस में हम लोग मिलते थे, एजेंट ऑफिस में। और लास्ट टाइम हमारा हमने कम से कम 5 हमारे हो गए थे, एमडीआरटी हो गए थे। उस पर फिर हमारा ध्येय था एक्चुअली 11 करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके हम लोग। बट 5 तो हमारे हो चुके थे उस वक्त, और वो 5 होने के बाद उनको इतना अच्छा लगा सर, तो पूछो मत। स्पेसिफिकली आपका होने का ज्यादा अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है। तो मैं सबसे ज्यादा ये था, क्योंकि एज के हिसाब से। ओके, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है, इसका क्या राज है? मैं अभी भी देख रहा हूँ आप ऑलरेडी इतना मतलब बहुत ही बढ़िया आपका इसका राज बताइए, जरा सीक्रेट बताइए। देखिए सर जी, वैसा देखा जाएगा तो मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे लाइफ में। मेरी वाइफ है ना, वाइफ भी बहुत अच्छी मिली मुझे। वो भी शी वाज अ हेड मिस्ट्रेस इन थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके। मेरे 2 बेटे हैं, उनका भी बहुत अच्छा एजुकेशन हुआ है। एक सोशल मीडिया मैनेजर है,
एक डिप्टी मैनेजर है, अच्छे कंसर्न में काम कर रहे हैं, उनको भी सैलरी है, दोनों बहू भी अच्छी है। क्या बात है। हाँ, तो तो पूरा कोई वैसे परिपूर्ण हमें टेंशन फैमिली ही आपका, नहीं है। सेटिस्फाइड बहुत फैमिली बहुत आपका है। बहुत सेटिस्फाइड फैमिली हो। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो गए। हम जी। दोनों को भी पेंशन चालू है। मैं ये जानबूझ के कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है सर, 2004 के बाद पेंशन ये स्कीम बंद हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन स्कीम बंद कर दी है। सही है, सही है। तो मैं ये जानबूझ के बताना चाहता हूँ ये इस माध्यम से, क्योंकि क्या पेंशन हो, मतलब मेरे को अभी 10 साल होने हो गए सर मुझे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं रिटायर हो गया हूँ। क्या बात है। 1 तारीख को जब शटर ओपन होता है बैंक का, तो हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए मेरे मिसेस के अकाउंट में जमा हो जाते हैं सर, एज ओहो ए हो, पेंशन, वाह। एज ए पेंशन। जी। तो ये बहुत लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अपने भी रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, 30 तारीख तक सैलरी मिलती रहती है, 30 तारीख को हम लोग रिटायर होते हैं, लेकिन 1 तारीख के बाद का जो हमारा खर्चा है 30-35 हजार का, वो कहाँ से हो जाएगा सर? जी। तो चिंता करना चाहिए, और भविष्य में तो वो बहुत जरूरी होता है सर। जब पगार नहीं आएगा तो तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चलेगा सर? क्योंकि बहुत हमारी अच्छी बात है। हैबिट, हमारा सब कुछ ये चालू रहता है सर, और वो फॉरएवर चालू रहने वाला है सर वो खर्चा। उसके लिए बहुत लोगों ने अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा है अच्छा। सर, ये मेरे विचार है सर इसके लिए। मैं आपको अभी दो तरीके से सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसके तरीके से तो आपको पूछ ही सकता हूँ, लेकिन आपने जिंदगी के 69 ईयर्स या जिए है और आपने जिंदगी देखा है, आपने परिवार देखा, आपके परिवार में आपके बच्चे वो भी अभी अच्छे जॉब कर रहे हैं, यानी कि आपका पूरा पूरा एक सेटलमेंट बहुत अच्छे से आपने किया है। आपको मैं इस तरीके से पूछना चाहता हूं, भारत में आज भी 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है, उसमें से 76% पॉपुलेशन एज अ डेटा के हिसाब से फाइनेंशियली इलिटरेट है। अभी भी उनके पास पूरे मात्रा में इंश्योरेंस नहीं है, सही मात्रा में उन्होंने अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया है, सही मात्रा में अपने बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग नहीं किया है, और अपने बेटी की शादी के लिए यानी कि किया है, लेकिन शायद से उतना नहीं किया जितना होना चाहिए महंगाई के हिसाब से। तो मैं स्पेसिफिक एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल है बचत को लेके, सेविंग्स को लेके। क्योंकि हर कोई जानता है, जैसे हर कोई जानता है पढ़ाई करना चाहिए बच्चे, लेकिन पढ़ाई करते नहीं है एग्जाम के सिवा। एग्जाम पास आती तभी पढ़ाई करते हैं, शुरुआत से नहीं करते। और यही आदत उनकी जिंदगी में लग जाती है कि हमें पता है पैसे की बचत करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसको जानने के बावजूद भी उतना कर नहीं पाते। जब बोलते हैं ना, जब प्यास लगती है तो कुआं खोदते हैं, ये जो एटीट्यूड है कि जब चोट आएगी तब देख लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को, उसमें से भी यूथ को, कि जो अभी 20-25 साल के हैं, जिन्होंने अभी जिंदगी जीना चालू किया है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कम उम्र से करना चालू कर देते हैं, इंश्योरेंस भी अगर कम उम्र में ले लेते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा होता है और आपकी मैच्योरिटी भी एक अच्छी बढ़ जाती है। मेरा सवाल बचत को लेके है। आपके हिसाब से, अभी आपने पूरा जिंदगी देखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20-22 साल, अभी उसका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, बचत को लेके आप उसको क्या गाइड करेंगे? उसके जिंदगी में उसने बचत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और उस बचत को लेके कितना सीरियस उसने लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, और कैसे बचत करने का ये एटीट्यूड उसके पूरे जिंदगी के जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको बदल सकता है? तो सेविंग्स को लेके ये सवाल मैं जनरली बाकी लोगों को पूछता नहीं हूं, आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका उम्र 69 है, आपने पूरा जिंदगी देखा है। और बताइए जरा सा। सर देखिए, अभी मेरे दोनों लड़के, दोनों बहू है ना, तो मैंने क्या किया, जब मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग करना सोचा तो मैं बोला मेरे मिसेस को और मेरे को पेंशन आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, उनको पेंशन की ये नहीं है, पेंशन नहीं मिलेगा उनको, दे आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। तो हमने उनका ही प्रोविजन किया। हमने पहला सम एश्योर्ड उनको 75 लाख के दे दिए। मेरे बहू को भी मैंने इतना अच्छा तरह से हमने प्लानिंग किया है उनका सर। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको भी हर महीना 50,000 रुपए पेंशन मिलेगा। ठीक है, 25 साल के बाद वो 50,000 रुपए कम होगा, लेकिन वो वैल्यू तो उतना ही रहेगी ना सर जी। ये बात है, ऐसा समझ के मैंने चारों का भी इतना अच्छी तरह से मैंने किया था। तो मतलब चलो, अपने को मिल रहा है और अपने को पेंशन मिल रहा है, लेकिन बच्चों को पेंशन नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं सर, नॉर्मली उनका सेविंग के ऊपर बहुत कम ये हो जाता है सर। आईटी क्षेत्र में बहुत अच्छा सैलरी मिलने के बाद भी लोग सेविंग करना नहीं चाहते। ये बात है, और सेविंग करना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आज तुम्हारा बूंद बूंद से सागर तैयार होता है सर। एक एक पैसा बचाते रहेंगे ना, तो आगे उसका बहुत अच्छा फायदा होता है सर। आज मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है सर, आज तो मैं मेडिकली फिट हूँ, शारीरिक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकली भी मैं फिट हूँ, प्रॉपर्टी अच्छी बना के रखी है सर, कोई भी तकलीफ नहीं है हमें, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, और कोई भी हमें गलत आदत नहीं है सर। व्यसन जो बोलता है ना, वो एक भी किसी भी परिवार में हमारे कोई भी किसी को ये नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
आप एक अच्छा फैमिली कैसे बर्ताव करता है उसका भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी Yes, बात है। yes, अ, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जब ये बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली इस उम्र में इनकम एक जरूरी चीज तो है, आप आफ्टर रिटायरमेंट कुछ पैसा कमाना चाहिए या कमाई आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको एक सोशल सर्विस के तौर पे, इसको एक नोबल प्रोफेशन भी बोला जाता है इंश्योरेंस को, कि yes, हम yes, sir. कहीं लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जैसे कोरोना के बाद, कोरोना के पीरियड में हमने देखा था कि काफी सारे डॉक्टर्स है ना पीपी किट पहन के 12 घंटा हॉस्पिटल में रह के अपना Yes, sir. काम अदा कर रहे थे, जबकि बहुत रिस्की काम था, जिसके अंदर हम कोरोना पेशेंट के साथ 24 घंटा है, मौत के Yeah. साथ है, गलती Yes, से भी sir. वायरस गलती से भी हम पे आ गया तो हम भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। इतना Yeah. रिस्क लेके भी डॉक्टरों ने अपना काम किया, क्योंकि वो प्रोफेशन ही नोबल प्रोफेशन है। कहीं ना Yes. कहीं मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, एक एलआईसी एडवाइजर, ये जो काम कर रहे हैं ये भी एक नोबल प्रोफेशन है। Yes, sir. जैसे एक डॉक्टर ने कोरोना पीरियड में अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को ट्रीट करने के लिए अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया, प्रोसेस फॉलो किया, अपना सर्विस दिया ग्रेट एटीट्यूड Yes, sir. से, हमने Yeah. भी किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए भारत के सभी लोगों को इंश्योरेंस के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, उनको पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए और उनको राइट पॉलिसी देना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि भारत आने वाले कुछ सालों में सुपर पावर बनने की कगार पे है। आज के डेट में हम पूरे दुनिया में 5वें स्थान पे है, हो सकता है 3-4 साल में हम तीसरे स्थान पे चले जाए। आज से 30-40 साल के बाद ऐसा प्रोजेक्टेड है कि इंडिया में बिकम सुपर पावर। इस जर्नी में, इस सुपर पावर के जर्नी में लोगों को इंश्योरेंस का प्लानिंग किए बिना ये नहीं हो सकता, लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग किए बिना ये नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से एज अ नोबल प्रोफेशन के हिसाब से ये काम करने में आपको कितनी खुशी होती है जब आप किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस प्लानिंग कर लेते हैं और उनके चेहरे पे जब एक खुशी दिखती है कि उनका रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया है, तो ये काम करने में आपको कितना अच्छा लगता है, कितना हैप्पीनेस आता है, और ये काम कैसे आपको और बोलते हैं ना, आप तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्माइल ही है, लेकिन और आपको खुश कर रहा है ये काम करने से, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? बहुत मत जब जब सब मेरी पॉलिसी इश्यू होती है ना, जब जब मैं पॉलिसी दे देता हूँ बच्चों लोगों को, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलो मैंने एक परिवार का मैंने बहुत अच्छा काम किया परिवार में। उनको एक्चुअली जो ब्रेड विनर होता है ना, उसको मैंने पहला उसको इंश्योर किया मैंने। ये मेरे मन में बहुत ये होता है, खुशी की बात होती है। जी। और दूसरा क्या है, जो जो बच्चे है ना अभी 20-25 साल 25 साल के, उनको तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ। आप थोड़ा ना थोड़ा 5,000 10,000 रुपया सेविंग करूँ, एटलीस्ट 5,000 सेविंग करेगा ना सर, तो 25,000 रुपए उनको पेंशन मिलेगा अगले 15 साल तक हर महीना। 10,000 सेविंग करेगा ना सर, तो उनको 25,000 रुपया हर महीना 15 साल के लिए पेंशन मिलेगा सर उनको। ऐसा है, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में उन्होंने बहुत सतर्क रह के प्लानिंग करना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अभी अलग टॉपिक पे लेके जाऊंगा। जैसे अभी हम घर में बैठ के, आपका फैन चल रहा है, आप आराम से इसको ट्रेनिंग को, इंटरव्यू को दे रहे, बढ़िया ठिकाना से, ठीक है। लेकिन अब ये मार्च का महीना चल रहा है, 15 मार्च के बाद आप देखेंगे मुंबई में गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है ना। अप्रैल मई में तो मार्केट में जाके बिजनेस करना ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक का जैम रहता है, लोकल्स काफी बुक रहते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग करना भी मुश्किल का काम हो जाता है। तो बिजनेस करना, एक साल में बारिश आता है, बरसात के दिनों में काम करना, गर्मियों के दिनों में काम करना, ठंडी के दिनों में काम करना, ये जो फिजिकल काम करना है जिसमें कस्टमर के घर में जाके ही पॉलिसी बेच सकते हैं, हमने आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की। आपने हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार अटेंड किया, फिर आपने 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, आप हमारा एडवांस इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम ChatGPT प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है सीधा कि आज के डेट में क्या, क्योंकि एक जमाना था गवर्नमेंट जॉब में भी, MTL में भी आपको बताया होगा कहीं ना कहीं कि कंप्यूटराइजेशन का जमाना आ गया। एक जमाना था जब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते थे गवर्नमेंट जॉब में, ऑफिस में, और फिर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि कंप्यूटराइजेशन सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो VRS ले लो, ऐसा भी एक सर्कुलर आया था, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आने वाले 10 साल, फ्यूचर के 10 साल की अगर बात करें, तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने इस सोशल मीडिया के क्रांति में क्या अपने आप को डेवलप करना जरूरी है? क्या उसने वीडियो बनाना सीखना जरूरी है? क्या उसने जूम मीटिंग कंडक्ट करना सीखना जरूरी है? क्या उसने अपना प्रेजेंस सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फेसबुक में, सभी प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है? क्या उसने ChatGPT सीखना जरूरी है? आप ये टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में कैसे देखते हैं? सर देखिए सर, मैंने आज कोशिश किया ना लोगों को मिलने के लिए जी, तो मैं दिन में 5 या 6 लोगों को भी मिलने की कोशिश किया ना, तो उसमें से 3-4 लोग मुझे अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट देने के बाद भी वो तैयार नहीं होते, लेकिन
जब मैं ये सब टूल्स यूज करूंगा, सोशल मीडिया पर्टिकुलरली, तो सोशल मीडिया से मैं हजारों लोगों को एट ए टाइम मिल सकता हूँ सर। जी, करेक्ट। समझो मैंने एक वीडियो मेरा वायरल हो गया और उसमें से मुझे लीड्स मिलना चालू हो गए सर, तो मुझे कम से कम 40-50 लीड्स पर डे आते हैं सर। क्या और बात उनके साथ मैंने डिस्कशन चालू किया तो उसमें से प्लानिंग होना चालू होता है सर, क्योंकि क्या लोगों का हम इजीली लोगों को अवेलेबल होते हैं सर। क्योंकि क्या आज देखा जाएगा ना तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने दिन में से कम 4 या 5 घंटा वो सोशल मीडिया में बिताते हैं जी। तो अपना अवेयरनेस उनके सामने रहते हैं सर हमेशा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला कि एक एवरेज इंसान आज के डेट में दुनिया में, मतलब भारत में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 80 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और ये 80 करोड़ लोग दिन में कम से कम 3 घंटा तो मोबाइल में सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। स्टेटस देखो, किसी का व्हाट्सएप का स्टेटस देखो, किसी का फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, शॉर्ट देखो, रील देखो, इंस्टाग्राम देखो। और जहां पे लोगों की आंखें जा रही है, अगर हम वहां पे है, वहां पे अपनी दुकान लगा दे, यूट्यूब चैनल एक आपका दुकान है, तो इससे फायदा हो सकता है। आप इसको मानते हैं? डेफिनेटली सर। ओके। मेरा अगला सवाल यह है कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें कस्टमर ने आपको जो प्लान बताया आपने उनको, तो उन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि हम आपको सोचकर बताएंगे, और फिर आपने 2-3 बार फॉलोअप किया, फिर भी वो जल्दी हाँ नहीं कर रहे थे। फिर आपकी जो लगन होती है ना, क्योंकि ये बिजनेस में हमें डटे रहना, जैसे आर्मी में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर कोई आर्मी का पर्सन है तो कुछ भी हो जाए वो अपना बॉर्डर छोड़ता नहीं है। यस, डटे रहता है। तो हमें भी अपने बिजनेस में कस्टमर कितने बार भी ना कहे, हमें फॉलोअप करने में चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली ही मुलाकात में चेक मिलने के चांसेस उतने नहीं होते, बहुत कम होते हैं। 90% कस्टमर को ये एक्सपीरियंस होता है, एडवाइजर को, कि पहली मुलाकात में वो बात सुन लेते हैं, फिर दूसरी बार जब हम फोन करते, तीसरी बार मिलते हैं, चौथी बार कुछ क्वेरीज है, तीसरे या चौथी बार में चेक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा मेरा जितने लोगों से मैंने बात किया और मेरा जो एक्सपीरियंस उसके हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मुझे आप कोई ऐसा केस स्टडी अगर बताना चाहे जहां पे आपको थोड़ा सा इनिशियली देर लगा, लेकिन आपने जब कंसिस्टेंट फॉलोअप किया तो उसके बाद आपको पॉलिसी मिल गया, ऐसा कोई केस स्टडी आप बताना चाहेंगे, कोई आपका कस्टमर? यस सर, जरूर बताऊंगा मैं सर, आपके साथ जरूर ये करूंगा मैं। मुझे जिन्होंने मुझे पहला फोन करके बताया मुझे इंश्योरेंस निकालने का है खुद होके, अच्छा, वो आदमी का कभी भी आज तक मेरा प्लानिंग हुआ नहीं है। अच्छा ऐसा भी है क्या? कभी क्या होता है, मुझे बहुत भावनावशों के लोग आते हैं, हाँ मैं तुम्हारे पास इंश्योरेंस करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं गिन के कहता हूँ कम से कम 20-22 लोगों ने मुझे बोला है मुझे इंश्योरेंस कर रहा है, मैंने उनका फॉलोअप ले लिया, लेकिन लोग तैयार नहीं होते। अच्छा, ऐसा भी होता है सर, क्योंकि क्या है पता नहीं, कुछ अड़चन आ जाती है उनको, कुछ तकलीफें होती है। लेकिन दूसरा भी एक अनुभव ऐसा है कि सर मैंने कम से कम उनको फॉलोअप करते करते 3 साल के बाद मुझे बहुत अच्छा प्रीमियम का केस मिल गया सर। 3 साल के बाद? यस, आप ये कह रहे रिलेशन में थे, हाँ, और मैं उनको जब मिलता था तब उनको थोड़ा सा ये लगता था, अरे वाणी साहब आए, तब उनको ऐसा शर्म लगती थी कि क्या करूं मैं, क्या फिर 3 साल के बाद मेरा वो अच्छा ये हो गया सर, सेल्स। कितना प्रीमियम आया आपको उनसे? मंथली 20,000 रुपए का प्रीमियम आ गया सर। मंथली 20,000, साल का 2,40,000? यस सर। तो ये तो परसिस्टेंस की ही रिजल्ट है, मतलब आपने बोलते ना हार नहीं माना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही मुझे लग रहा है आपने प्रूव कर दिया। ओके, तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपको ये बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसके अंदर हो सकता है कि अच्छा आपका कोई क्लेम सेटल भी हुआ है, यानी कि डेथ क्लेम वगैरह? भगवान की कृपा से अभी तक तो एक भी क्लेम नहीं सेटल हुआ मेरा। अच्छा, यानी कि वैसी कोई परिस्थिति जनरेट नहीं हुई, घटना नहीं घटी। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहूंगा, ये बिजनेस सर्विस का बिजनेस है, हम कोई विजिबल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम कोई मोबाइल नहीं बेच रहे, कोई लैपटॉप नहीं बेच रहे, कोई ब्लेजर नहीं बेच रहे, हम कोई मिठाई नहीं बेच रहे, हम जो बेच रहे ये एक 20 साल 15 साल की एक सर्विस है, ठीक है। और क्योंकि ये सर्विस है और ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसलिए सर्विसेज देना ये भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना जिम्मेदारी से प्लान बेचना। जी हाँ। तो कस्टमर को एक बार प्लान बेचने के बाद एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर आपके हिसाब से सर्विस को लेके कितना इंपॉर्टेंट उसने अपने आप को रखना चाहिए, सर्विस के बारे में कितना केयर करना चाहिए, और आप अपने कस्टमर की सर्विसेज कैसे हैंडल करते हैं? यस सर, जो मेरे जितने कस्टमर्स है ना, उनको हर दिवाली को मेरे तरफ से गिफ्ट जाती है। अच्छा, आप गिफ्ट देते हैं? हाँ, हमेशा।
और क्या वो बात। भी अच्छी तरह से गिफ्ट है कि उनको पता है वानी साहब अभी आएंगे कौन से गाने पे। अच्छा। ऐसी बात है। दूसरा उनका जन्मदिन एनिवर्सरी मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ सर। और ओके। उन्होंने बुलाया तो मैं इमीडिएटली पर्सनली जाके मैं उनको खुद मिलता हूँ जाके, तो उनको एक अटैचमेंट रहती है हमारे ऐसी। कभी दिवाली आया तो वानी साहब जरूर आएंगे, उनका जन्मदिन है तो उनका मेरा एक तो उनको फोन जाएगा या कुछ ना कुछ गिफ्ट चली जाएगी, ऐसा है। तो उसके लिए बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया और उसके तरफ से उन्हें कोई रेफरेंसेस मिले उनका भी काम मैंने कर दिया ऐसे। अच्छा। Yes. ओके। मेरा सवाल ये है अगला कि ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग करने से पहले वैल्यू क्रिएट कीजिए। यस सर। बड़ा सिंपल सवाल है कि जो इंसान आपको जानता नहीं है वो आपको Yeah. डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं देगा और आपसे Correct. पॉलिसी खरीदने की बात उतना आसान से नहीं हो सकता। यस सर। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा स्टेबल तो हम स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है, काफी सारे एडवाइजर हमें बोलते हैं कि सर 10 लोगों को प्लान बताने के लिए हम कॉल करते हैं या 10 लोगों को अगर हम फोन करते हैं तो उसमें से काफी सारे लोग तो फोन पे ही हमें थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यस। और जिनकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जिनके पास हम घर जाके प्लान बताते हैं, वो भी जनरली कहते हैं कि हम आपको सोच कर बताएंगे, विचार करूं सांगू। यस हाँ, सोच कर बताएंगे, विचार करूं सांगू, थॉटन, है ना, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। यस। ये दोनों जगह एक चीज मुझे समझ में आती है कि कस्टमर का आपके साथ एक जो रिश्ता है वो जब तक एक बढ़िया रिश्ता ना बन जाए, विश्वास का रिश्ता ना बन जाए, भरोसा ना आ जाए, तब Yes, तक 1 लाख रुपया प्रीमियम तो दूर की बात है, एक 1500 रुपए का प्रोडक्ट भी खरीदने से पहले हम थोड़ा कंफर्म करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है या जिससे हम खरीद रहे हैं वो व्यक्ति सही है। तो एग्जैक्टली। ट्रस्ट यानी कि विश्वास विश्वास जीतना ये बिजनेस में जरूरी है। और Yes, विश्वास yes. जीतने के लिए ये वीडियो मार्केटिंग, जूम मीटिंग, हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस, कस्टमर को अप्रोच करना, इस सब चीजों का क्या विश्वास पैदा करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में क्या इसका फायदा होता है? जरूर फायदा होता है सर, जरूर अच्छा। फायदा होता है। क्योंकि जब अभी मैं देखता हूँ ना, मैं मेरा हर दिन सुबह में एक मेरा स्टेटस रखता हूँ मेरे प्लान का वगैरह, अच्छा। लेकिन कम से कम 180 190 लोग वो एवरीडे देखते हैं। अच्छा। मैंने कोशिश भी किया उनको हाँ हाँ। नहीं की, देखते ही रहते हैं वो लोग। अच्छा। और वो क्या हमेशा विजिबल रहते हैं वो लोग, ये बात है। अच्छा। ओके। हाँ हाँ। और दूसरा क्या है सर, जब तक आप उनके इसमें आपके बारे में ये तैयार नहीं करेंगे तब तक वो पार्टी आपको तैयार नहीं, ये नहीं होगी। अच्छा। हाँ, बिजनेस देने के लिए रेडी नहीं होगी सर। ऐसे और ओके। बहुत सा बिजनेस मेरा ऐसा हुआ है क्या मैंने किसी का काम कर दिया, उन्होंने किसको रेफरेंस दिया था, इससे रेफरेंस से मुझे बहुत अच्छे बिजनेस भी मिले हुए। अच्छा, रेफरेंस भी आपको अच्छे मिले? हाँ, रेफरेंस भी अच्छे। मेरा खुद का ऑफिस है सर थाना में। अच्छा। कम से कम 250 स्क्वायर फीट का मेरा ओन ऑफिस है, 65 लाख का। ग्रेट। बहुत अच्छा मेंटेन किया मैंने। अभी वाह। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, अकेला मेंटेन करता हूँ, बट मैंने डिसाइड कर दिया कि 1-2 महीने के अंदर कॉलिंग के लिए टेली कॉलर रख के मैं मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। आप क्योंकि टीम आपकी जो आइडिया जो हमने दी कस्टमर का नंबर निकालने की, जी, वो आइडिया में बहुत अच्छी लगी है। अभी उसके ऊपर भी काम करना चालू कर रहा हूँ मैं सर। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूंगा, जब आप हमसे जुड़े तो हमने इनिशियली तो आपको जैसे बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से क्या ये सब करना चाहिए, लेकिन एक होता है हैंड होल्डिंग, यानी कि हमारी टीम जो है, परिणीता मैडम है, पायल मैडम है, या फिर निर्मिति मैडम है, कहीं ना कहीं हमारी टीम के माध्यम से भी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। तो जैसे आप भी अभी एम्प्लॉय रिक्रूट करके अपने कस्टमर्स को अच्छा सर्विस देना चाहते हैं या फिर टेलीकॉलिंग करके अपने लीड्स बढ़ाना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने आज से पहले हो सकता है काफी सारे ट्रेनिंग अटेंड किए हो, हर ट्रेनिंग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एज अ पर्सन ट्रेनर, एज अ ट्रेनर संतोष गारे, मुझसे आपको ऐसी कौन सी चीज सीखने को मिली जो आपको हमें बाकी लोगों से अलग करती है? एज अ ट्रेनिंग कंपनी हमसे जो आपने सीखा उसमें कौन सी ऐसी 1-2 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी जिससे आप जुड़ गए? क्योंकि मुझे लगता है आपके बीच में, हमारे बीच में कनेक्शन हो गया है और जब भी आपसे बात करते हैं वो फीलिंग मुझे आती है। तो जरा उसके बारे में बताइए कि व्हाट आर द स्पेशल चीजें जो आपको लगता है कि हमारी ट्रेनिंग में है जो हमें औरों से अलग करती है? सर मुझे बराबर याद है कि फरवरी 23 में शायद मेरा पहला रजिस्ट्रेशन आपके साथ हुआ था जी। मेरे कुछ कारण की वजह से, राजेश चौधरी साहब के माध्यम से हुआ था। जी। कुछ कारण की वजह से मैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सका। आपने मेरे को पेमेंट भी रिटर्न कर दिए। हाँ। फिर मुझे ऐसा लगा क्या संतोष गारे सर का तो सेशन मुझे करना चाहिए, क्योंकि क्या है मैं अकेला आदमी कहाँ तक पहुंच सकता हूँ सर, और वो पॉसिबल भी नहीं है। बिजनेस बढ़ाना है तो सोशल मीडिया का वापर करना बहुत जरूरी है सर। जी। उसके लिए मैंने फिर वापस अभी इस बार मैंने ज्वाइन कर दिया।
जी। ज्वाइन कर दिया तो फिर आपने मुझे जिस दिन मैंने वो 3 महीने का एक्स्ट्रा ये कर लिया तो उस दिन ही आप बोले मुझे कवाड़ी सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो तभी से मैं इतना एक्साइटेड हो गया था तो बोला चलो इस बहाने कुछ ना कुछ तो मेरे तरफ से हो जाएगा। नहीं, और सही है, सही समझो है। अभी ये इंटरव्यू आपने पब्लिश कर दिया और आज ही मैं शाम को या कल आपको मेरे तीनों भी वीडियो मिल जाएंगे क्योंकि अभी ओके। मेरे बाजू में बैठ के सब सुन रहा है। उसको भी अच्छा, मालूम पड़ेगा का बिजनेस अभी बहुत अच्छा होने वाला है क्या और बात बहुत है। अच्छा काम कर रहे हो। वो आईटी क्षेत्र से था, इसमें ओके, उन्होंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में और ग्रेट। डिपार्टमेंट डिप्यूटी मैनेजर करके है। बहुत अच्छा चल रहा है उसका भी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मदद किया क्या और वो भी एक्साइटेड था चलो पापा ओके, का इंटरव्यू आज तो कुछ मदद करेंगे उनको, आज क्या उसकी छुट्टी बात है। थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा फैमिली आपको, अच्छा ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात है कि जब आप खुद सोशल मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने Yes, लगते हैं, इसमें दो प्रकार की सोच है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं अभी 70 उम्र में क्या ये नया कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते होंगे कि yes, अपना चल yes, रहा है चलने दो, 25,000 पेंशन आ रहा है, काहे को टेंशन लेने का इतना, ऐसे भी कुछ लोग बोलते होंगे। yes, और एक yes, ये भी एक रिस्पॉन्स होता है कि नहीं कुछ अलग कर रहे हैं, अच्छी बातें कीजिए। और मुझे तो लगता है कि आपकी ये जो सेकंड इनिंग है, पहली इनिंग तो आपका जॉब में हो गया, ये सेकंड इनिंग तो आप ऐसे लग रहे चौके छक्के मारने वाले, ऐसे लग रहा है, मतलब आगे सर आके। मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ आपको, जब मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा ना तो धूम मचे देगा सर। धूम मचे देगा, धूम मचे देगा ये धूम मचाने वाला है क्योंकि मेरे जो इतने पहचान वाले लोग हैं ना सर, अ, बहुत मुझे उसके मेरे यहाँ तरफ तो बहुत फोन आने वाले हैं, अरे क्या कर दिया तुमने क्या ये। कर दिया। नहीं, ये अच्छी बात है। और देखिए ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन है। यस सर। हम हमारे साथ जो भी जुड़ जाते हैं उनको, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस लॉन्ग टर्म में बढ़े, इसके लिए हम जितना कंट्रीब्यूट करना चाहे उतना करते हैं। ये जो प्रयास है, हम इस साल 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर यस 2024 से पहले 100 से ज्यादा हमारे पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी ये बिजनेस ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत सारा चीजें कर रहे हैं, जिनका एमडीआरटी उससे ज्यादा अचीवमेंट हुआ, उस सभी लोगों का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये भी हमारे ये प्रयास है, ये भी हमारे कंट्रीब्यूशन है कि आपकी जिंदगी में इसके माध्यम से क्यों ना हो, आपका सोशल मीडिया में, यूट्यूब में एक ऐसा प्रेजेंस बन जाए जो पूरा दुनिया देख सकता है, अपने वक्त के हिसाब से 24 घंटा पूरा इंडिया देख सकता है। और एलआईसी ने हमें जो आनंद ऐप दिया है, आनंद ऐप के यस माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया की पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन कर हम सकते जैसे हैं, हाँ ठीक जैसे अभी आप है। ठाणे से है तो ठाणे के बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया का क्यों नहीं कर रहे? हम हैदराबाद का यस पॉलिसी क्यों नहीं कर रहे? हम दिल्ली की पॉलिसी क्यों नहीं कर रहे? हम नागपुर की पॉलिसी क्यों नहीं कर रहे? तो ये प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है। मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू लेके, क्योंकि आप दिल से जिस तरीके से बात करते हैं और आपका स्माइल जिस प्रकार से हमेशा आपके चेहरे पे रहता है, तो ये तरोताजा बने रहे, इसके तो हम शुभकामना करेंगे। मेरा अगला सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट, ये जो शब्द है इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों की अलग अलग सोच है। अभी आप ठाणे से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यस कुछ लोगों के हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही सही इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोगों के हिसाब से, आप ठाणे से बिलोंग करते, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या शॉप लेके रखना, उससे रेंट लेना, ये भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। और कुछ लोगों के हिसाब से हो सकता है कि इक्विटी, शेयर मार्केट, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज का इन्वेस्टमेंट का एंगल अलग होता है। लेकिन यस फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैं जब हमारे एक पार्टिसिपेंट है कालिदास सोमजी, जो कि बिलोंग करते हैं गोवा से, उनका या जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बताया कि वो उनके एरिया में, गोवा में स्पेसिफिकली रियल एस्टेट जो है, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि गोवा इज अ यस नॉन सिटी फॉर टूरिस्ट एंड ऑल। तो वो एक यस एंगल था उनके एंगल में, और उनका चैलेंज सबसे बड़ा वही था कि ऐसे कस्टमर कैसे हैंडल करना। आप मुंबई में काम कर रहे हैं और मुंबई में एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत जानते हैं। तो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑब्जेक्शन देता है कि हमें तो इक्विटी अच्छा लगता है, या फिर हमें तो म्यूचुअल फंड ही अच्छा लगता है, या तो हमें प्रॉपर्टी ही अच्छा लगता है, हमें बिटकॉइन अच्छा लगता है, ऐसे कुछ बात करता है, क्रिप्टो करेंसी अच्छा लगता है, तो ऐसे कस्टमर क्या आपको मिलते हैं? और अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? ये पूछ। सर मुझे ऐसे कस्टमर मिले ना तो भी मैं समझो 100 रुपए में से 25% आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, 25% आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए, 25% आप इक्विटी में कर रहे हो और 25% आप हमारे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि ओके आपका पोर्टफोलियो कम से कम समांतर रहना चाहिए। जी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा तो इंश्योरेंस आपका चालू रहना चाहिए सर। अच्छा, तो आप उनको एक के ऊपर पोर्टफोलियो बैलेंस करो, ये कहते हैं। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत अपने अच्छी यहाँ एक सोच है। कहावत है ना, सब एक ही बकेट में नहीं रखना चाहिए, लाइक दैट इट इज। करेक्ट ऐसा है करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। कोई ना कोई, अभी समझो मेरे बच्चों के, मुझे लड़की तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक प्लानिंग करना चाहता हूँ मेरे लड़की के लिए, उसके मैरिज के लिए या उसके एजुकेशन के लिए।
और बीच में ऐसी कोई घटना घटती है, हम्म, क्या वो पैसा जो मैंने उनके एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए रखा है, वो पैसा हमने दूसरी जगह कहा खर्च कर दिया, तो बाद में फिर तकलीफ हो जाएगी उसके वो जी अरेंज करने के लिए। जी, ऐसे तो उसके लिए पोर्टफोलियो हमेशा अलग 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 मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। बहुत उसमें जरूरी है। से उसमें से सेविंग तो है, इंश्योरेंस में करना बहुत ही जरूरी है सर। अच्छा ऐसा है। अच्छा, या आपकी हॉबी क्या है श्याम जी, बताइए जरा। हॉबी क्या क्या है वैसे आपकी, ये जनरल आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है? अभी तो वैसे देखा जाएगा तो सर, मैं एक्चुअली मेरा अभी एज 69 है। अच्छा कोई भी मेरे को बैड हैबिट नहीं है। घर में जी खाना खाते हैं हमेशा, बाहर भी हम लोग बहुत कम जाते हैं। जी, और बाकी लिकर वगैरह तो मैं कभी लिया ही नहीं आज तक, नॉट अ अ- सिंगल ड्रॉप। अच्छा ऐसा है। अच्छा, हाँ, दूसरा मेरा वॉकिंग होता है, कम से कम 1.5 घंटा में चलता हूँ आप रोज शाम वॉकिंग को को। जाते हैं, शाम को जाते हैं? हाँ, यस तो यस हेल्थ यस हेल्थ यस यस, कॉन्शियस आप है इसका मतलब? चलता है। ओके। जरूरी है सर, वो बहुत जरूरी है मुझे। ऐसा है। और बाकी क्या है, मैं किसान हूँ, गांव में जाता हूँ 15-20 दिन के बाद। मैं जुन्नर का रहने वाला हूँ, आप नासिक के हो, जी आपका पड़ोसी हूँ मैं। उससे उस हिसाब से देखा जाएगा तो मेरा खेती वगैरह हो, तो मैं हर 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 15 दिन के बाद मैं गाँव चले जाता हूँ सर। वहाँ अच्छा 2-3 दिन रहता हूँ गाँव में, खेती में काम भी करता रहता है मैं हमेशा। ओके तो कुछ काम रहता है मेरा। ओके ओके, बहुत अच्छा। तो यस आप मतलब यस अपना यस। गांव भी संभाल रहे हैं, गांव में जाके खेती का भी थोड़ा देखते हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको किसी प्रकार की ऐसी आदत नहीं है जो आगे जाके खराब हो सकती है। तो ये आपने अपने आप को भी यस मेंटेन किया है, यस। अपने परिवार को भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, आपके परिवार का अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग किया, आपने अपने बच्चों का, अपने बहू का भी रिटायरमेंट प्लानिंग किया है। ये बहुत अच्छी सोच आपके माध्यम से लोगों को मिल रही है। मेरा अगला सवाल यह है कि आप अभी इस क्षेत्र में आ गए हैं, आपने पिछले 10 साल में काम किया, उसमें से पिछले साल आपने बेस्ट काम किया, 29 पॉलिसी में एमडीआरटी किया, 15 लाख रुपया इनकम कमाया। मैं पूछना चाहता हूं अगले 5 साल या स्पेसिफिकली अगले 2 साल आपकी क्या विजन है, क्या आपकी सोच है? आपके बिजनेस को देख के आप कैसे देखते हैं कि अगले 2 साल 3 साल में कैसी प्रकार की ग्रोथ आप चाहते हैं? आपका विजन क्या है, मिशन क्या है? सर, आपके सहयोग से और ईश्वर के सहयोग से मुझे इस साल में सोशल मीडिया की तरफ से मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, तो मैं टीओटी इस साल में कंप्लीट करना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशंस एंड डेफिनेटली इतना हम मुझे शुभकामनाएं कॉन्फिडेंस आ देंगे। गया है सर, मैं जरूर करूंगा वो। क्योंकि क्या है, मुझे और थोड़ा आगे आगे स्टेप जाना ही चाहता हूँ मैं एक्चुअली। बस उतना ही है मेरा एक ख्वाहिश। क्या बात है, बिजनेस तो मैं खुद अच्छा बढ़ाऊंगा, मैं 2-4 लोगों को और 4-5 लोगों को मैं जॉब भी दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा चलना चाहिए मेरा ये। सोशल ओके। मीडिया चल गई तो बहुत अच्छी तरह से मैं ये करूंगा सर, मेरा बिजनेस ग्रो करूंगा सर। टीओटी करना चाहते हैं, यानी कि एमडीआरटी का 6 टाइम होता है टीओटी। यस डेफिनेटली सर, आई नो दैट तो पिछले डेफिनेटली। पिछले बार आपने एमडीआरटी किया, आप 6 टाइम अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते आपके तरफ से, आपके माध्यम से तो जरूर करूंगा सर, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अभी। नहीं, क्योंकि अभी मैं ये ये मेरी मैं तो जानता हूं ये, लेकिन ये जो लोग सुन रहे हैं, इंटरव्यू सुन रहे हैं, वो शायद से वैल्यू मार्केटिंग नहीं जानते हैं। तो उनको थोड़ा सा ये सदमा लग सकता है कि ये इंसान ने 1 साल पिछले साल एमडीआरटी किया, अभी डायरेक्टली 6 टाइम कैसे बोल रहे हैं, ऐसा शायद से उनको लग सकता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं सर बहुत उतना अच्छी। कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि क्या है, ये अवेयरनेस लोगों में पैदा हो जाती है सर सोशल मीडिया में। जी मैं तो आपको बोला ना, मैं कम से कम 3 या 4 घंटा हर आदमी अपने मोबाइल के ऊपर बिजी रहता है। जी। तो डेफिनेटली हम लोग उनके सामने हमेशा रहते हैं ना। कल देखा उन्होंने, आज भी देखेगा, परसों भी देखेगा, हमेशा वो मुझे देखेगा ही देखेगा उनके सामने। श्याम वाणी कौन है वो, श्याम जी वाणी कौन है, आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, कल ऐसा कर रहा है। ये हमेशा उसको अवेयरनेस, और एक दिन उसको लगेगा ही ना, अरे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम भी कोई कॉन्ट्रीब्यूट है। जी जी जी। यस सर। मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे अभी आपका बेटा भी, आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया, मैंने खुद ने इंजीनियरिंग किया पुणे से। यस सर। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे मैथ्स, नंबर्स ये बहुत फटाक से समझ जाते हैं, और नंबर कैलकुलेशन बिजनेस में बहुत जरूरी है। पैसा या भी एक प्रकार का नंबर ही है, आपने जो एमडीआरटी यस किया वो भी एक नंबर है, टारगेट भी एक नंबर होता है। हर इंसान यस अमीर सर। बनना चाहता है, ये भी एक नंबर है। मेरा करेक्ट। सवाल ये है इनडायरेक्टली कि आप अपने बिजनेस में जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, आप जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अपने आप को, बिजनेस को टीओटी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी अभी आपका जो भी चल रहा है, तो क्या उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? अगर आपको टीओटी करना है, मतलब 6 गुना अगर बिजनेस करना है, तो आप जो सालाना प्रीमियम की पॉलिसी बेच रहे हैं, तो आपको लगता है उसको थोड़ा सा ग्रो कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा टीओटी, या आपको लगता है नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा देंगे तो जल्दी हो जाएगा टीओटी? आपका क्या सोच है?
नॉर्मली मेरा प्रीमियम, वैसे प्रीमियम से देखा जाएगा तो 1 लाख के ऊपर ही रहती है हमेशा। ओके। कोशिश तो मैं वही करता हूँ, 50,000 या 1 लाख के ऊपर। तो अभी मैंने डिसाइड कर दिया 2-2.5 लाख के ऊपर ही बताना है। अच्छा परसों क्या हुआ सर, एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, मैं रोटरी क्लब से एसोसिएट हूँ। अच्छा, ग्रेट। एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, तो वहाँ एक कंपनी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कंपनी का, एक कंपनी के एजेंट आए थे। वो हमारे एक दोस्तों को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डरते हैं सर, एलआईसी वाले कम दिखाते हैं एक्चुअली। वैसे तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था 2,45,000 का सालाना प्रीमियम। हम लोग Okay. 50,000 भी दिखाना डरते हैं सर। जी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये, और ये रियल है। हाँ, ये रियल है। मैं देखा, मेरे ओन आंखों से देखा सर मैंने। मैं बोला अरे इतना अच्छा है ये तो, हम भी तभी से मेरा भी आंख खुला रहा है। मैं कुछ भी नहीं दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आज जो अभी आपके सामने मैंने जो स्टेटमेंट किया ना सर, टीओटी करना चाहता हूँ। डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सा ये हो रहा है कि ये सोशल मीडिया से मुझे मेरा बिजनेस बढ़ गया है ना, तो डेफिनेटली मैं भी एक धूम मचा देऊंगा सर। धूम बहुत मचा। अच्छा बिजनेस करूंगा सर, बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा सर, डेफिनेटली। मैं और आपको मेरे अभी एक, सर, मेरे ब्रांच में मेरा नंबर टीओटी में लगना चाहिए। समझे, इस साल नहीं लगा तो अगले साल में जरूर लगेगा सर। मैं इतना कोशिश तो करूंगा मैं। मुझे और आपके इस अंदर, इस आपके अंदर वो उम्र में, फायर दिख रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। इस उम्र में मैं करूंगा ना सर, तो मेरे को देख के बाकी पीछे वाले लोग भी मेरे को एक मेरा ये रखेंगे कि ये आदमी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर दूं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक्चुअली थोड़ी देर पहले वही सवाल पूछना चाहता मैथ्स के बारे में, कि ये मल्टीप्लिकेशन, एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो मल्टीप्लाई करना जरूरी है, एडिशन नहीं करना जरूरी। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? हम जब फिजिकली काम करते हैं, एक दिन में 3 लोगों को, 4 लोगों को मिल सकते हैं, 5 लोगों को मिल सकते हैं। जी सर। इंडिया में एक एवरेज है, इंडिया में 14 लाख एलआईसी एडवाइजर है। एक एवरेज कहता है कि एक एवरेज इंश्योरेंस एडवाइजर एक महीने में 20 से 25 प्रेजेंटेशन करता है, ऐसा एक एवरेज है। एग्जैक्टली, बराबर। ऑन एन एवरेज, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते होंगे, लेकिन एवरेज 20 से 25 हम मान के चलते, चलो 20 लोगों को मिलते हैं एक महीने में, एक एवरेज इंश्योरेंस एडवाइजर, ऐसी बात करते हैं। तो साल में लगभग 240 लोगों को मिलते हैं। करेक्ट सर। अगर हम ऐसे मान ले कि महीने में 30 प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे भी मान ले कि रोज एक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो एक महीने में 30 प्रेजेंटेशन होते हैं, एक साल में 360 प्रेजेंटेशन होते हैं। एग्जैक्टली। मेरा सवाल आपको यह है कि फिजिकल काम करने में हम एक साल में 360 कस्टमर को ही मिल सकते हैं, 360 कस्टमर को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोग हमको हाँ कहेंगे, उसमें से कुछ लोग हमको पॉलिसी का चेक देंगे, तब जाके हमारा पैसा आएगा, हम इनकम कमा पाएंगे। यस। तो ये 360 लोगों तक ही हमारा काम मर्यादित रह सकता है अगर हम फिजिकल ही फोकस करें। लेकिन जैसे ही हम फिजिकल के बजाय डिजिटल में आ जाते हैं, वायरल, ये तो बहुत बड़ा शब्द आपने बोल दिया, लेकिन ऑन एन एवरेज एक वीडियो एक दिन में 100 लोग देख सकते हैं, 500 लोग देख सकते हैं, 1000 लोग देख सकते हैं। जी सर। जूम मीटिंग के माध्यम से, जैसे अभी आप, हमारा इंटरव्यू चल रहा है इसलिए हम दोनों हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप कोई कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग, तो मीटिंग कंडक्ट करते वक्त वहां पे 50 लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, 100 लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर वाला इंसान भी आपको जुड़ सकता है, हैदराबाद वाला इंसान भी जुड़ सकता है, एनआरआई कस्टमर, दुबई वाला कस्टमर भी जुड़ सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया में जो मल्टीप्लिकेशन का पावर है, कि मल्टीप्लाई हो सकता है, एक दिन में आप हजारों लोगों को जुड़ सकते हैं, 1000 लोग आपको देख सकते हैं, 1000 लोग आपको जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ क्या होता है कि एक बार आम का पेड़ लगा दो और साल भर आम आते रहते, हर साल आते रहते। तो आपने एक बार अपना यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बना के डाल दिया, आप रात को सो गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने, जिसको आपने लिंक भेज के रखा था वीडियो का, उसको रात को 12 बजे नींद नहीं आ रही है, वो ऐसे ही व्हाट्सएप चेक कर रहा है, उसमें आपका वीडियो का लिंक दिख गया, वो रात को 12 बजे आपकी वीडियो देख रहा है और आपके बारे में मोटिवेट हो रहा है, अरे शामवानी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, और कल सुबह सुबह आपको वो फोन कर रहा है। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो संभावना है मल्टीप्लिकेशन करने की, क्योंकि आपको आपका बिजनेस 6 गुना मल्टीप्लाई करना है। एमडीआरटी क्या था? 6 गुना एमडीआरटी करना, टीओटी करना है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जैसे बिजनेस का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही जो दिखता है वो बिकता है। तो जल्दी दिखने के लिए स्पीड चाहिए, और सोशल मीडिया से ज्यादा स्पीड। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और आप भी उसको देख के खुश होंगे, कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आपने देखा होगा, जस्ट अ सेकेंड। यस सर। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? जी सर, मैं देख रहा हूं। हाँ, तो अभी आप देखिए, रिसेंटली हमने देखा कि बिल गेट्स अभी इंडिया में रिसेंटली आए थे, ठीक है? और बिल गेट्स जो है, इन्होंने किसी चाय वाला, डॉली चाय वाला के साथ अपना एक ट्वीट शेयर किया। अच्छा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू। अब मजे की बात देखिए, सोशल मीडिया कितना पावरफुल देखिए। मैं यहाँ पे यूट्यूब में बस बिल गेट्स टाइप कर रहा हूं, बिल गेट्स, और कुछ नहीं टाइप किया मैंने। सिर्फ जब मैं बिल गेट्स टाइप कर रहा हूं तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि सोशल मीडिया के अंदर जो खुद होके कीवर्ड्स आते हैं, वो पहला कीवर्ड क्या आ रहा है, बिल गेट्स विथ डॉली चाय वाला। यानी कि पूरे इंडिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा सर्च क्या कर रहे हैं लोग, बिल गेट्स विथ डॉली चाय वाला। अब जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे वीडियो आ रहे हैं। मैं आपको बस पावर ऑफ सोशल मीडिया बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन में एनडीटीवी चैनल के ऊपर ये न्यूज आया एक दिन के अंदर, क्योंकि बिल गेट्स ने ये ट्वीट किया है। बिल गेट्स ने ये ट्वीट किया है कि मैंने इंडिया में जब गया डॉली चाय वाले का चाय पिया, मुझे अच्छा लगा उसका बताने का तरीका। अच्छा, 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, 1 लाख से ज्यादा व्यूज है एनडीटीवी के वीडियो को। रिपब्लिक वर्ल्ड के वीडियो को 10,000 से ज्यादा व्यूज है। न्यूज नागपुर का ये न्यूज है 1,62,000 का न्यूज है। ठीक है, हम यहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया जो है ये कैसे आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको हम स्किप करते हैं और यहाँ पे जाके सुनते हैं। वाह, पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय खिला। देखिए, इनको तो पता भी नहीं था कि वो बिल गेट्स है। बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए। मैंने चाय पिलाया, मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। वाह बोले, डॉली की चाय। और कुछ बातचीत हुई नहीं हमारी, बस वो जब मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े थे और बिल्कुल मेरा अपना काम चालू था चाय बनाने का। फिर जैसे चाय तैयार हुई, बिल्कुल मुझे हाथ में चाय दी। रातों रात ऑल ओवर इंडिया फेमस, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गया। ऑल वर्ल्ड फेमस हो गया। सबसे बड़ी बात है, बिल गेट्स जी ने इनको ट्वीट किया, इनका ट्वीट इन्होंने बिल गेट्स जी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है, बिल गेट्स जी ने ट्वीट किया है और इसको इतने रीट्वीट हो रहे हैं। ये देखो सभी न्यूज में आ गया है, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, हिंदुस्तान, सभी न्यूज में इनका मार्किंग हो रहा है। तो ये तो घर बैठे तो नहीं हो सकता। और इसमें से एक बहुत अच्छी चीज मैं क्या बताना चाहता हूं, ये चाय बनाने का बिजनेस करते हैं। चाय, बस चाय बनाने के बिजनेस में एक अलग तरीके से जो उनका नजाकत है, बनाने का तरीका एक अलग है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इनके भी वीडियो वायरल होते हैं और इतने वायरल हो गए कि इन्हें बिल गेट जी को चाय पिलाने का मौका मिला। और उसके बाद तो जो हुआ, अब तो पूरा दुनिया उनका दीवाना हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये फिजिकली नहीं हो सकता, ये डिजिटली, ये इंटरनेट के माध्यम से जो क्रांति हो सकती है। तो इससे देखा तो 6 टाइम एमडीआरटी करना यानी कि टीओटी करना, एक साल में टीओटी करना यानी कि 6 बार एमडीआरटी करना। इन्होंने पिछले साल 38 टाइम्स एमडीआरटी किया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ठान ले तो। करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती है। यस। तो आखिरी के कुछ सवाल पूछने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी गारंटी कि आप जिस तरीके से एक्साइटमेंट मुझे आपके अंदर वो दिख रहा है, वो जज्बा दिख रहा है, जो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल आपको इसको कैसे लेते मैं नहीं जानता। मेरा बेटा जब छोटा था, या कोई भी बच्चे छोटे होते हैं, वो अभी गर्मी के दिन आ गए तो आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है उनकी, और उनको कोई खिलौना चाहिए मान के चलो, तो उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए, फिर कुछ भी कर लेते हैं। वो लेट जाएंगे, ऐसा ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी हो जाए, माता पिता को वो बोलते हैं कि बाबा तू ये ले तेरा और शांत हो जा। करेक्ट। मतलब एक प्रकार का पागलपन उनमें आ जाता है बच्चों के अंदर कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। और वो एक अच्छा सक्सेस भी है। ऐसे कहा जाता है कि सक्सेस एक बच्चों का खेल है। बच्चों को जैसे कुछ चाहिए तो कुछ भी करते हैं, उसको अचीव करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग आप में आ रही है कि आपके अंदर भी वो एक जज्बा जाग गया है कि मुझे तो टीओटी करना ही है, मैं तो वायरल होने ही वाला हूं, मेरा बिजनेस तो 10 गुना बढ़ाना ही है। और ये जज्बा मुझे आपकी बातों में लग रहा है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इसको ग्रो कर पाएंगे। तो इस जज्बे के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? क्योंकि चाहत है तो राहत है। अगर आपके मन में एक बार सोच आ गया कि मुझे करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उस ये जज्बा लाते कहां से आप? इस उम्र में आपके अंदर इतना जज्बा आया कहां से, वो जरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में। जी
एक्चुअली सर, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है मैं बहुत बार हमेशा ट्रेनिंग भी अटेंड करते रहता हूँ। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को भी मालूम है, वारी जी। साहब साथ में तो कहाँ ना कहाँ ट्रेनिंग में बैठे होंगे। ऐसा है। ओके क्योंकि मैं ओके। कभी भी कोई भी नॉलेज मिलता है ना, तो मैं गेन करने की कोशिश करता हूँ सर हमेशा। और अच्छा। आपके तरफ से मुझे ये बहुत डिफरेंट टाइप का नॉलेज मिल रहा है सर। तो हम्म। उसमें मेरे भविष्य के इसमें बहुत से मायने नजर आ रहे हैं मुझे। तो मैं सोशल मीडिया की तरफ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। क्या बात है, तब ये मैंने विश्वास। ये डिसाइड, हाँ बहुत विश्वास आया मुझे, तभी मैंने ये अटेंड किया। और जब परसों आप बोल रहे थे ना 3 महीने का कोर्स ज्वाइन करने, मैं तुरंत निर्णय ले लिया कि चलो अभी अपने को ये चांस है। और ये अभी फरवरी चालू है, अपने हाथ में कम से कम 10 महीना और है जी बिजनेस करने के लिए। जी और सर तो अप्रैल मई जून 3 महीने में अपने को तैयार करेंगे। जी। तो आगे भी मुझे कम से कम 6 महीना और मिलने वाला है मुझे। वेरी नाइस, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है, और बहुत ये अच्छी बात है। मैं खुद 2-3 बार मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैंने फेसबुक में मेरी ऐड दी थी, मुझे वहां से भी क्लाइंट आए। तो अच्छा। हाउ टू प्रेजेंट इन फेसबुक, हम्म। सोशल मीडिया या यूट्यूब, ये सब मुझे जानते हैं। लेकिन आपके तरफ से हमें जो नॉलेज मिलेगा वो यूज करके हम लोग बहुत आगे बढ़ के अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं सर। यही बहुत अच्छी हमारी बात है, बहुत डेफिनेटली अच्छा। सर। बहुत या अच्छा लगा। मैं आखिरी के एक दो सवाल पूछूंगा और फिर हम यहाँ पे यस रुकेंगे। मेरा यस आखिरी सवाल, सेकंड लास्ट सवाल ये है कि या जो लोग भारत के जो 14 लाख एडवाइजर है, LIC एडवाइजर स्पेसिफिकली, उसमें से ऐसे एडवाइजर जिनको अभी तक वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता, यस और आप जानते हैं कि हम सबसे पहले एक 3 घंटे का फ्री वेबिनार लेते हैं, आप भी किसी यस ना किसी वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़े, ठीक है? यस या तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक वैल्यू मार्केटिंग वेबिनार के बारे में नहीं जानते हैं, क्या उन्होंने एक मौका देना चाहिए इस वेबिनार को अटेंड करना, जो कि फ्री है? लेकिन आपको या 3 घंटा अगर सुनते हैं तो आपको समझता है कि वीडियो मार्केटिंग क्या है, वैल्यू मार्केटिंग क्या है, ये ऐसा क्या है जिसको करके आज इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक मौका देना चाहिए वो सभी लोगों को, उनको क्या सलाह देंगे? डेफिनेटली सर, एक मौका तो इन्होंने करना चाहिए, अपना सेशन सुनना चाहिए। वो आपका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बिपिन लुम्बा साहब का। मैंने वो शायद बैंक से डिप्टी मैनेजर की पोस्ट से वो रिटायर हो गए, लेकिन जी। आज भी वो इतना काम करते हैं अच्छी तरह से। और सी। आज सुबह मैंने ये विठल कौतुके साहब का मैंने इंटरव्यू सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये सुनने के बाद। मीन्स हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं सर सोशल जी। मीडिया के माध्यम से। ऐसा क्या है, तो बात। वो बहुत जरूरी, करना तो बहुत जरूरी है सर ये। उसके लिए जी मैंने तैयार किया, मेरे मैंने को भी कि चलो यार, आज हम लोग नहीं तो भी क्या करेंगे, घर बैठ के क्या करेंगे बाकी, चलो ये सोशल मीडिया से काम करेंगे तो और अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा, काम जी। ज्यादा से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत ऐसा है अच्छा। ना। और मेरी समझो मेरा बिजनेस अच्छा चल गया तो सर मेरे फैमिली भी को लोगों को भी मैं इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का ऑफिस है, सब साधन सामग्री रेडी है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा है ना। यस आपके डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के बारे में मैं दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हुनर है आपके अंदर का, वो हुनर उन्होंने जज कर लिया कि आपके अंदर एक सक्सेसफुल इंसान है, यस और यस उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया। तो यस रियली अभय जी, आपका भी धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छे से आपने उनको डेवलप किया, ग्रूम किया कि आज वो इस लेवल तक आए हैं। यस दर्शकों, वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो वैल्यू मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारी जानकारी ले सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप यूट्यूब में जाते हैं, संतोष गारे टाइप करते हैं, आपको हमारा इस प्रकार का यूट्यूब चैनल दिखेगा। कोई भी इंटरव्यू आप उठा लीजिए, जैसे विपिन लुम्बा जी की वो बात कर रहे थे जैसे सर, तो ये विपिन लुम्बा जी का इंटरव्यू है जो हमने कंडक्ट किया था। विपिन लुम्बा जी लगभग 60 साल तक बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे थे एज अ ब्रांच मैनेजर। उसके बाद उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, इंश्योरेंस जर्नी को स्टार्ट किया, और उसके बाद आज के डेट में वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस है। इस वीडियो के, कोई भी वीडियो के, इंटरव्यू की वीडियो में अगर आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, इस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। हमारे जनरली हर 15-20 दिन में हम कोई फ्री वेबिनार कंडक्ट करते हैं वैल्यू मार्केटिंग का, जो 3 घंटे का होता है, जिसके अंदर हम ये सब चीज सिखाते हैं। उस वेबिनार के डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर हमारा अगले 15-20 दिन में, क्योंकि मार्च एंड चल रहा है, अगर इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हम हमारा लेटेस्ट प्रोग्राम जो भी हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग आपको देते हैं, जो कि फ्री में आपको अवेलेबल हो जाती है। उसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे हमारे टीम मेंबर का नंबर है, आप उनको फोन कर सकते हैं। वो आपको जानकारी देंगे कैसे आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना है, कैसे साइन अप करना है, और फिर हम वो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में एक्टिवेट करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक है, इसको क्लिक कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप लिंक है जो मेरा है, आप इसको क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको
अपने आप को वीडियो मार्केटिंग सीखना है, आपको जूम मीटिंग सीखना है, चैट जीपीटी सीखना है, आपको अपने आप को डेवलप करना है। आपको भी लगता है कि जैसे ये डॉली चाय वाला बिल गेट जी को चाय पिला के आज इतने फेमस हो गए, कहीं ना कहीं इनका ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो शायद से हमको पता भी नहीं होता, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। तो चाय पे चर्चा, ऐसे ही वीडियो पे चर्चा, आपके वीडियो के ऊपर आपके कस्टमर चर्चा करेंगे। इस विचार के साथ आप हमसे जुड़िए और इस वैल्यू मार्केटिंग को सीखिए। श्याम वानी जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और लगभग हम बात करते करते अभी 1 घंटा हो चुका है और अब ऐसे लग रहा है और बात करना चाहिए। आप अभी भी उतने ही तरोताजा, उतने एक्साइटेड लग रहे हैं जितना प्रोग्राम के स्टार्ट में थे। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको ही पूछना चाहूंगा, मंच के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हो सकता है कि आप जब ये वीडियो किसी को भेजे, वो हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट हो सकता है ऐसे व्यक्ति जो आपको नहीं जानते हैं, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक आंसर देना चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से आप कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे, कस्टमर को क्या आंसर देना चाहेंगे, कस्टमर को अपने बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अगर उन्हें आपको कांटेक्ट करना है तो किस प्रकार से आप उनको अप्रोच हो सकते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि जिस प्रकार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है जो आपको नहीं जानता था लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जान गया है और अगर उसे आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग कराना है तो क्या आप उनको सलाह देंगे? नमस्कार भाई साहब, एक्चुअली मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। मेरा उम्र है 69 ईयर्स ओल्ड। टुडे आई एम गेटिंग पेंशन ऑफ 50,000 पर मंथ। लेकिन मैं ये सबको आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके रिटायरमेंट की या भविष्य के बारे में आप अपना खुद का प्लानिंग कर लीजिए, ताकि बुढ़ापा में आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। और आप अभी काम कर रहे हैं तो आपके हिसाब से 2 पैसा आपके फ्यूचर के लिए बचाने की कोशिश कर दीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर में रिटायरमेंट होने के बाद आपके पास कुछ भी साधन नहीं रहेगा, आपका जो खर्चा है मेडिकल ये है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप आपका खुद का सेविंग का पैटर्न चालू करो, भविष्य की चिंता के लिए हमेशा सजग रहिए। यही मेरा आप सब लोगों को एक अनुरोध है। थैंक यू। ओके, अगर कस्टमर्स आपको फोन करना चाहे तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मेरा नाम है श्याम वाणी, मैं ठाणा बेस्ड हूँ। मेरा नंबर है 9869232355 और मेरे कंपनी का नाम है स्वामी बीमा सॉल्यूशंस। ओके, उस माध्यम से मैं आपके संपर्क में हमेशा रहूंगा। ओके, एक बार अपना नंबर फिर से रिपीट कीजिए, यानी कि 9869232355। ओके। सो दर्शकों, श्याम वानी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ठाणे से बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति उनको अप्रोच करना चाहता है इस माध्यम से, वो डेफिनेटली आपको अच्छा सर्विस देंगे, अच्छी कंसल्टेंसी करेंगे और इस विश्वास के साथ आप उन्हें अगर संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। श्याम वानी जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें वक्त दिया। वैसे तो इंटरव्यू और 1 घंटा चलना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी सवालों के आंसर दिए और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी जो लगी वो ये है कि 69 एज में भी आप उतने ही एक्साइटेड है जैसे कोई नया व्यक्ति, कोई नया कंपनी पहली बार ज्वाइन करता है तो उसको जो काम करने में जो मजा आता है, मुझे लग रहा है आप उतने ही मजे से ये काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से पूरे दुनिया, पूरे भारत के लोगों को, थाने के लोगों को एक अच्छी सेवा मिले, आपके कस्टमर्स आपके सेवा से खुश हो, इस शुभकामना के साथ। और सबसे बड़ी बात है, आप इस साल टीओटी पूरा करें, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जैसे ही आप टीओटी पूरा करेंगे, मैं कमिट करता हूं फिर से आपका एक बार फिर इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सर, आपने मुझे चांस दिया आपके सामने और आपके इंटरव्यू की तरफ से लोगों के सामने मुझे पेश करेंगे आप, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू श्याम वानी जी, थैंक यू।